हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर, बाल मनोविज्ञान के प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 से लेकर 10 तक आप सॉल्व कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आइए हम आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा है वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ध्वनि संवेदना द्वारा जो है छात्र जो है अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाला प्रभाव को संवेदना कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। और यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है, तो सर्वप्रथम वह हास में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। आइए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 से 7 साल जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कहा जाता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होकर गुजरता है। ये पहला आपका है, पहला संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा आपका है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है। चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होता है। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजना के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता समानतः प्रौढ़ावस्था की विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चॉम्स्की जो है वह भाषा विकास से संबंध है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नोआम चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। अगला हमारा प्रश्न है, थार्डनाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अधिगम के प्रयास और भूल के सिद्धांत से जो उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। थार्डनाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास और भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है। अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 8 से 10 वर्ष या असामाजिकरण। आइए हम देखते हैं। गिरोह की अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रिया
अवस्था जो है वह संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं के अंतर और तुलना कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विषय वस्तु का स्वरूप जो है वह अधिगम मनोवैज्ञानिक कारकों में वह शामिल नहीं है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, वैयक्तिकता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायतापरक व्यवहार। सहायतापरक जो है वो सामाजिक मूल्य है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं: मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पश्च अन्वेषण और तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वतः शोध। स्वतः शोध के उदाहरण हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण इसकी दो प्रमुख प्रविधियां हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गेट्स ने कहा है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स और अन्य के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा थार्डनाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है वह है थार्डनाइक के अधिगम प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम ये शामिल है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। ईएल थार्डनाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। देखिए मुख्य नियम जो है आपका अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है। और इसकी हम गौण नियम देख लेते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का नियम, सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम जो है यह आपका गौण नियम है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार। व्यवहार के अनुकूलन पर जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बल देता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक के जैसी अनुक्रिया करने लगता है। उसकी अनुक्रिया या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नैमित्तिक अनुबंधन जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। अधिगमकर्ता की अनुक्रिया का पुनर्वरण के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से अधिगम
की एक विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये हमारी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये अधिगम की विशेषता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि, ये भी अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये भी अधिगम की विशेषता है। आइए हम व्याख्या देख लेते हैं। योकम और सिम्पसन योकम और सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला, अधिगम की अभिवृद्धि है। अधिगम समायोजन है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम विवेकपूर्ण सृजनशील है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट था दोस्तों। कैसा लगा आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल के नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।